नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा एक अध्ययन ये करेंगे कि भारत जो निर्माण हुआ है यानी कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है उसका एक लंबा कालखंड रहा है, और उसमें भी जो भारत का निर्माण हुआ है वो भी उसी पृथ्वी के निर्माण के दौरान अलग अलग चरणों से गुजरा है। और इसका जो कालखंड रहा है इसको हम कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इसको हम पहले तो जैसे महाकल्प, जो कि एक बड़ा कालखंड होता है, उसको महाकल्प, और फिर उस महाकल्प को भी कुछ छोटे छोटे युगों के रूप में, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ युगों के रूप में हम लोग इसको डिवाइड करके फिर उन युगों को भी हम शक के रूप में, जो छोटे महाकल्प पीरियड, महाकल्प को छोटे युग में, फिर युग के को छोटे कल्प में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग भारत के बनने का जो क्रम रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब जैसे जियोलॉजिकल टाइम टेबल, भारत भूगर्भिक समय सारणी क्या है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जो भारत या पृथ्वी के निर्माण की जो प्रक्रिया रही है उसमें कई कालखंडों में इसको हमने डिवाइड किया है। तो पहला कालखंड है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एरा और इपोच टाइम पीरियड, कब से कब तक का समय रहा है। तो जो आर्कियोजोइक पीरियड, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि जो पूरा पृथ्वी है इसके बनने का जो क्रम रहा है वो 4 महाकल्पों में इसको हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 टाइम पीरियड डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट है आर्कियोजोइक टाइम पीरियड, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। तो आर्कियोजोइक टाइम पीरियड जो है वो आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व और 1.5 अरब वर्ष पूर्व तक था। यानी कि उसकी जो अवधि थी, जो टाइम पीरियड था, वो आज से 4 अरब वर्ष पूर्व से लेके आज से 1.5 अरब वर्ष पूर्व तक था। और फिर बात करेंगे प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक जो था वो 2.5 अरब वर्ष पूर्व से लेके 1.91 अरब वर्ष पूर्व तक का था। थर्ड आता है पैलियोजोइक, जिसको कि हम प्राइमरी इपोज या प्राथमिक युग भी कहते हैं। तो ये 59 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था और 34.2 करोड़ वर्ष तक का इसका कालखंड माना जाता है। फिर आता है मीसोजोइक, जिसको सेकेंडरी इपोज कहते हैं। तो मीसोजोइक जो है वो 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था और 18.3 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था। और उसके बाद आता है सीनोजोइक, जिसको टर्शियरी यानी कि तृतीय युग बोलते हैं। ये 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था और 6.3 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला था। और इसके बाद आता है नियोजोइक। तो नियोजोइक जो है वो लगभग, इसको चतुर्थ युग बोलते हैं, और ये लगभग 20 लाख साल पहले स्टार्ट हुआ था और आज भी ये जारी है। यानी कि हम आप जिस युग में जी रहे हैं उसको बोलेंगे नियोजोइक युग, और इसको चतुर्थ युग भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ऊपर देखा कि आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में आते हैं। तो इन दोनों को मिला के जो एक महाकल्प होता है उसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन एरा बोलते हैं, यानी कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, जिसकी टोटल जो अवधि थी वो 3.41 अरब वर्ष थी। और इस कालखंड को इयोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि जीव की उत्पत्ति इस समय तक नहीं हुई थी। इस समय के जो पत्थर या रॉक्स जो मिलते हैं हमको, उसमें जीवाश्म का अभाव है, उसमें जीवाश्म है ही नहीं। अब हम लोग एक एक युग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पैलियोजोइक एरा, जो कि आप देख रहे हैं, इसको प्राथमिक युग भी बोलते हैं, जो कि 59 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था और 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था। यानी कि इसका टोटल जो टाइम पीरियड था वो लगभग, टोटल इसका अगर देखा जाए पैलियोजोइक एरा का, तो ये लगभग 34.2 करोड़ वर्ष की इसकी अवधि रही है। और इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। जो प्राथमिक युग है उसको भी लगभग 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आपको मैं मोटा मोटा बता दूं कि इसी टाइम पे, जो प्राथमिक युग है, इसी टाइम पे समुद्र में जीवों का आविर्भाव हुआ था। और इसी टाइम पीरियड प्राथमिक युग में जो जीव थे वो समुद्र से स्थल की तरफ पदार्पण करना शुरू कर दिए थे। अब इसमें आप देखेंगे कि कैम्ब्रियन पीरियड
और ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड एंड कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन पीरियड, इस टाइप से इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। जैसे कि अगर बात करें कैम्ब्रियन पीरियड की, तो इसी टाइम पे क्या हुआ था कि वनस्पति एवं जीवों की जो उत्पत्ति है इसी टाइम में हुआ था, क्योंकि इस टाइम की जो शैलें पाई जाती हैं, जो औषधि शैलें हैं, उसमें जीवाश्म का हमें एक प्रमाण मिलता है। और इसमें मुख्यतः जो एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा जो संयोजक जंतु थे, उनके जीवाश्म इसी कालखंड के जो चट्टान है उसमें पाई जाती हैं। तो ये हो गया कैम्ब्रियन पीरियड। फिर हम बात करते हैं आर्डोविशियन पीरियड की। जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्डोविशियन पीरियड 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व से स्टार्ट होकर 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला था, यानी टोटल इसकी जो अवधि थी वो 6.7 करोड़ वर्ष थी। और इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि जो निम्न कोटि की जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनकी उत्पत्ति होना शुरू हो गया था। तो ये हो गया आर्डोविशियन पीरियड। फिर हम बात करेंगे सिल्यूरियन पीरियड की। सिल्यूरियन पीरियड 43.8 करोड़ वर्ष से लेके 40.8 करोड़ वर्ष, यानी कि 3 करोड़ वर्ष की इसकी टोटल अवधि थी। और इसमें क्या हो रहा था कि जो समुद्र में जो रीढ़ विहीन जानवर थे, या फिर धीरे धीरे इसी टाइम पीरियड में रीढ़ वाले, यानी कि जिनमें हड्डियां होनी शुरू हो गई, वैसे जीव भी पैदा होने शुरू हो गए थे। तो इसीलिए सिल्यूरियन पीरियड को एज ऑफ वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, यानी कि रीढ़ वाले जीवों का काल भी इसको कहा जाता है। और जो पर्वतों का निर्माण है इसी टाइम पीरियड में शुरू हो गया था। और एक चीज़ और भी आप जान लीजिए कि जो पर्वतों का निर्माण है उस प्रक्रिया को एक कैलिडोनियन हलचल बोलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अपलेशियन, स्कॉटलैंड एंड स्कैंडिनेविया के जो पर्वत हैं वो इसी टाइम पीरियड में इनका निर्माण हुआ था। फिर हम बात करेंगे कि डिवोनियन पीरियड 40.8 से 36 करोड़ वर्ष तक का इसका टाइम पीरियड है। और टोटल टाइम इसका जो अवधि थी वो 4.8 करोड़ वर्ष थी। और डिवोनियन पीरियड में ही मछलियों का जो आज के रूप में आप देख रहे हैं उस तरह से निर्माण होना शुरू हो गया था, यानी कि उसको एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता था, मत्स्य युग जिसको बोल सकते हैं, कि उस टाइम पे इसका विस्तार होना शुरू हो गया था। और कुछ उभयचर प्राणी भी पैदा होने शुरू हो गए थे, जिसको स्ट्रिगोफिशैलिया भी कह रहे थे, और इस विकास काल को स्ट्रिगोफिशैलिया बोलते हैं। और यहाँ पे हुआ डिवोनियन पीरियड। फिर हम बात करते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड की। कार्बोनिफेरस पीरियड में, जो डिवोनियन पीरियड में उभयचर जीवों का विकास शुरू हुआ था, कार्बोनिफेरस पीरियड आते आते उभयचरों का काफ़ी विस्तार हो गया, काफ़ी विकास हो गया। और इस समय सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका भी एक तरह से विकास होना शुरू हो गया, और बड़े बड़े वृक्ष इस टाइम पे उगने शुरू हो गए। तो आप इसको एज ऑफ एम्फीबियंस भी बोल सकते हैं, जैसे कि उभयचरों का युग। और इसी समय में जो कुछ भ्रंशन हुआ पृथ्वी में, उसके कारण गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ। एक बात याद रखिएगा कि भारत जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का ही एक हिस्सा है। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है, ये माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और भारत और न्यूजीलैंड और जो आपका अंटार्कटिका का पार्ट है, ये सभी गोंडवाना लैंड के ही एक समय पार्ट थे, जो कि बाद में विस्थापन की प्रक्रिया के तहत अलग अलग जगह पे डिवाइड होते गए और विस्थापित होके आज भारत जो है वो एशिया के, यानी कि तिब्बत का जो पठार है उससे टकराया और फिर हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इस टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग फिर बात करते हैं पर्मियन पीरियड के बारे में, जिसका कि टाइम पीरियड 28.6 करोड़ से लेके 24.8 करोड़, यानी कि 3.8 करोड़ की टोटल इसकी अवधि थी। और इस टाइम पे जो पर्वत का निर्माण हो रहा था उनमें कुछ न कुछ हलचलें चलती थी, क्योंकि वो निर्माण की एक प्रक्रिया चल रही थी उस समय। तो उसको जो हलचल चल रही थी उसका एक नाम दिया गया था, वो था हर्शियन हलचल। और उसके चलते ब्लैक फॉरेस्ट व वासजेस जैसे जो जंगलों का निर्माण है वो उसी टाइम पे हुआ था। और जैसे स्पेनिश मेसोटा, अल्टाई, ध्यानश्यान एंड प्लेसियन जो पर्वत हैं उनका निर्माण भी इस टाइम पीरियड तक कंप्लीट हुआ था। अब बात करते हैं मध्यजीवी महाकल्प, जिसको कि मेसोजोइक एरा बोलते हैं। तो इसका टोटल जो स्टार्टिंग टाइम था वो था 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व, और जो एंड पॉइंट था वो था 6.5 करोड़ वर्ष तक, 6.9 या 6.5 के आसपास मान के चलिए। कुछ विद्वान इसको कुछ कम या ज़्यादा बता सकते हैं और बताते भी हैं।
तो ये मान के चलिए कि इसका टोटल जो टाइम पीरियड था वो 18.3 करोड़ वर्ष का था। और इसी टाइम पे जो सरीसृप थे, जो रेप्टाइल्स थे, वो अपने पूर्ण रूप में आना शुरू हो गए थे और इनका उद्विकास जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। और इसी मीसोजोइक एरा को हम लोग मध्यकालीन या द्वितीयक महाकल्प के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो डिफरेंट टाइम पीरियड डिवाइड किया गया था वो 3 था। जैसे ट्रियासिक पीरियड जो कि 24.8 से 21.3 करोड़ वर्ष तक का चला और ये टोटल 3.5 करोड़ वर्ष की अवधि रही। फिर बात करते हैं जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड 21.3 से 14.4 तक का इसका ये रहा। और जुरासिक पीरियड में ही जो डायनासोर थे इनका अपना प्रभुत्व एकदम चरम सीमा पे था, क्योंकि उस समय डायनासोर पृथ्वी पे सबसे बड़े जीवों में पाए जाते थे। और फिर बात करते हैं हम क्रिटेशियस पीरियड। तो क्रिटेशियस पीरियड 14.4 से 6.5 करोड़ वर्ष तक का इसका टोटल अवधि थी। और टोटल जो अवधि थी 7.9 करोड़ वर्ष की इसकी टोटल अवधि थी। फिर हम बात करते हैं सिनोजोइक महाकल्प के बारे में, जिसको कि तृतीयक युग कहा जाता है। तो ये लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था और लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व इसकी समाप्ति हुई थी। जैसा कि इसमें मैंने दिखाया है, प्लियोसीन पीरियड जो है इसका लास्ट टाइम पीरियड था। तो 20 लाख वर्ष पूर्व इसकी समाप्ति हुई थी। और इसका कुछ मुख्य चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ था। जो सीनोजोइक पीरियड है इसी में जो तरह तरह के आवृत्तबीजी पादप यानी कि एज ऑफ मैमल्स, इंसेक्ट्स एंड एंजियोस्पर्म्स इनका विकास हुआ था। और इसी टाइम पीरियड में जो ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी है उनका निर्माण भी इसी टाइम पीरियड में शुरू हो गया था। और शार्क मछली और मानव की जो उत्पत्ति है, मानव की उत्पत्ति इसी सेनोजोइक महाकल्प के लास्ट जो प्लियोसीन पीरियड है उसी में माना जाता है कि मानव जो है वो अपने रूप में आना शुरू हो गया था। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे हम, बस आप ये देख लीजिए कि इसको कितने पार्ट में, टोटल लगभग 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पैलियोसीन पीरियड, इयोसीन पीरियड, ओलिगोसीन पीरियड, मियोसीन पीरियड एंड प्लियोसीन पीरियड। तो इसके बारे में डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी अपने को भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ना है। तो इसको एक मोटा मोटा टाइम पीरियड हमने देख लिया है। और फिर हम अब बात करेंगे नियोजोइक पीरियड के बारे में। तो आगे आपको नियोजोइक पीरियड के बारे में बता रहा हूँ। नियोजोइक पीरियड जो है इसमें, जिसको कि चतुर्थ युग भी बोलते हैं, तो इसका जो शुरुआत हम मानते हैं वो 20 लाख वर्ष पूर्व से मानते हैं। और अभी भी जो हम चल रहे हैं जिस युग में, वो चतुर्थ युग यानी कि नियोजोइक पीरियड में ही चल रहे हैं। तो इसी पीरियड में एक आप हिमयुग का भी नाम सुनेंगे कि हिमयुग की शुरुआत हुई थी। और फिर बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब हिमयुग मतलब हिम रहित युग भी था और वापस फिर से हिमयुग शुरू हुआ। और इस बीच में बहुत सारी झीलों का निर्माण और मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया था। मानव उस समय पत्थर को एक तरह से औजार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर चुका था मानव, और शिकार करना और मांस को पकाकर खाने की भी प्रक्रिया धीरे धीरे इस युग में शुरू हो चुकी थी। तो ये हो गया जो कालखंड है, यानी कि पृथ्वी के निर्माण का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में हम लोगों ने एक मोटा मोटा अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे कि भारत की जो संरचना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को भारत की संरचना से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि जो ऊपर अभी तक हमने पढ़ाई की उसको एक यूरोपियन वैज्ञानिकों की जो मतलब अवमानना है उसके आधार पर हम लोगों ने किया। तो भारत में भी कुछ ऐसे जियोलॉजिस्ट हैं जिनका कि अपना एक मानना है कि भारत के अनुसार जो ये टाइम पीरियड रहा वो कैसा रहा है। तो भारत में अपने जो सर्वेक्षण हुए हैं उनका जो भूगर्भिक सिद्धांत है, तो इसमें एक सर टी हॉलैंड थे जो कि अपना कुछ भूगर्भिक सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो उसके अनुसार जो टाइम पीरियड था उसको उन्होंने 4 टाइम पीरियड में डिवाइड किया था। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं आर्कियन एरा, जो कि आद्य महाकल्प के नाम से जाना जाता है। और फिर पुराण एरा, द पुराण एरा, जिसको पुराण महाकल्प भी कहा जाता है। और तीसरा है द्रविड़ियन महाकल्प, जिसको कि द्रविड़ियन महाकल्प के रूप में जाना जाता है, द्रविड़ियन एरा के नाम से जाना जाता है। और चौथा है द आर्यन एरा, ये है आर्य महाकल्प। तो ये 4 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया, इन्होंने किया था। तो लगभग इन चारों में, और इयोसीन, प्लियोसीन, ये सब जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें समानता है, बस
ये है कि यहाँ पे कुछ अपना अलग मान्यता सेट किया गया, यूरोपियंस कुछ अलग मान्यता सेट करके रखे हैं। तो हम लोग इस बारे में बस इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी अब आगे बढ़ेंगे, हम भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि भारत की भूगर्भिक संरचना को आप देखेंगे तो भारत को हम 3 स्पष्ट बृहद भागों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार मध्य भारत से लेके नीचे तक जो साउथ के साइड में पूरा एरिया पड़ेगा, वो उसको हम साउथ पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। और सेकंड है उत्तर की विशाल पर्वतमाला, हिमालयन रीजन जो है वो एक पार्ट हो गया। और इन दोनों के बीच में, प्रायद्वीपीय पठार और हिमालयन रेंज के बीच में जो मैदान पड़ता है उसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। तो हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके इसका अध्ययन करेंगे। जो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसको भी कई तरह के रॉक्स के रूप में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें आर्कियन रॉक करके लिखा, आर्कियन रॉक है जिसको कि अर्ली प्री कैम्ब्रियन एरा का रॉक माना जाता है। ये जो हम लोग रॉक के बारे में पढ़ेंगे, ये अलग अलग टाइम पीरियड में निर्माण हुआ रॉक है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये कई जगह पे हो सकता है कि किसी एक जगह पर ये 3, 4, 5 तरह के रॉक भी पाए जाएं। तो इनका ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही सिर्फ पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो आर्कियन रॉक हो गया, धारवाड़ रॉक हो गया, फिर कडप्पा रॉक हो गया, फिर विंध्यन रॉक्स हो गया, फिर गोंडवाना रॉक हो गया, और फिर दक्षिण डेक्कन ट्राइब जिसको दक्कन का पठार बोलते हैं। तो टोटल 6 पार्ट में हम दक्षिण के पठार को डिवाइड करके इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्कियन रॉक जो है, ये सबसे पहले जो पृथ्वी जब ठंडी हुई तो जिस रॉक का निर्माण हुआ उसको आर्कियन रॉक बोलते हैं। और यह मानव जीवन यानी कि मानव सभ्यता उत्पन्न होने से पहले का बना हुआ रॉक है। तो इसमें उस टाइम पे जीवाश्म होते नहीं थे, यानी कि जीवों का आविर्भाव हुआ ही नहीं था। तो इसमें जीवाश्म का अभाव है इस तरह के रॉक्स में। और ये रवेदार और ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार के रॉक्स होते हैं। और इनका जो विस्तार है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नागपुर तथा झारखंड, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार में इसका विस्तार पाया जाता है। और मुख्य हिमालय के गर्भ भाग में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और बात यह है कि आर्कियन क्रम से जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है उसका 2/3 भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। और मैं आप लोगों को इसको मैप के थ्रू थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि आर्कियन रॉक कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसा कि आप ये मैप में देख रहे हैं, इसमें आर्कियन रॉक्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसमें बस आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्कियन रॉक कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। फिर बात करते हैं हम धारवाड़ चट्टान के बारे में। तो जो धारवाड़ चट्टानें हैं, ये आर्कियन चट्टानें जो बनी थी उस समय उनका जो अपर्दन हुआ या अपर्दन के बाद जो एक निक्षेपण हुआ, यानी कि बारिश के कारण या इरोजन के चलते, जिसके भी चलते उसका जो क्षरण हुआ, क्षरण के बाद जो मलबा रहा वो कहीं पे जमा हुआ और वो एक लेयरदार यानी कि परतदार बनता हुआ एक चट्टान का निर्माण कर लिया। और वो जो चट्टान बनी उसको हम लोग धारवाड़ चट्टान बोलते हैं। और धारवाड़ चट्टान की एक मुख्य विशेषता है कि इसमें जो आर्थिक दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता जैसी धातुएं भी इसमें पाई जाती हैं। इसीलिए जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका बहुत ही महत्व है। और इससे संगमरमर, कोबाल्ट, इल्मेनाइट, सीसा, सूरमा आदि इन चट्टानों से पाया जाता है। और इसका जो क्षेत्र है जहाँ पे अधिक धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं वो कर्नाटक के बेल्लारी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सबसे अधिक पाई जाती हैं। और प्रायद्वीपीय और वाह्य प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसमें जैसे अरावली की श्रेणियाँ, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर, मेघालय पठार, मिकिर की पहाड़ियाँ, दिल्ली श्रेणी, इसमें भी कहीं कहीं पे पाई जाती है। लेकिन अधिकतम जो पाई जाती है वो कर्नाटक के बेल्लारी और शिमोगा में पाई जाती है। और जैसे सोना जो है वो कर्नाटक में क्वार्ट्ज चट्टान जो बोलते हैं उसमें उसकी अधिकता, जैसे आपने सुना होगा कोलार की चट्टान, एक मूवी भी आई थी KGF, तो वो कोलार का जो गोल्ड माइंस था उसी के ऊपर बनाया गया है। तो जो आप ये कह सकते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टान ही कोलार माइंस में पाई जाती है, जिसमें कि सोना और ये सब चीज़ें मिलती हैं। और धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का भी निर्माण हुआ था, जिनमें मोड़दार पर्वतों के रूप में इनका निर्माण होता गया।
और बाद में फिर ये क्षरण के चलते थोड़ा इनका जो हाइट था वो कम होता गया और काफ़ी जगह पे ये समतल भी होती हुई दिखाई देती है। आप लोगों को धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं इस मैप के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का ये जो पार्ट है जो थोड़ा ब्लैक स्पॉट्स है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का मुख्य जगह है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये है कर्नाटका का ये क्षेत्र जो है बेलारी शिमोगा, यहाँ पे ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अधिकता है। और यहाँ पे तमाम तरह के महत्वपूर्ण खनिज, सोना, क्रोमियम, इस टाइप के, तांबा, मैग्नीज, तमाम तरह की जो धातुएं हैं वो पाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में। तो जैसे कि आपने पहले देखा कि कैम्ब्रियन आर्कियन रॉक्स जो थे उनका क्षरण हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, और अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो क्षरण हुआ उसके बाद जो चट्टान, मतलब उनके क्षरण के बाद जो निक्षेपण हुआ, कहीं पे जमाव हुआ, तो उसमें जो चट्टानें बनी उसको कुडप्पा क्रम की चट्टानें बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अभी तक जो दो क्रम हमने पढ़ा जिसमें कि आर्कियन रॉक और धारवाड़ रॉक था, उसमें जीवाश्म नहीं थे, यानी कि जीवों की उत्पत्ति उस समय तक नहीं हुई थी। अब जो कुडप्पा क्रम की चट्टान जो धारवाड़ क्रम के क्षरण से और उसके जमाव से बना हुआ है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, लेकिन इनका अभाव है, बहुत ज़्यादा कहीं नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ हद तक कहीं कहीं पे इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और इन चट्टानों का जो नामकरण है वो आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिला है, जिसके नाम पे इसका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टान रखा गया है। और ये चट्टानें कृष्णा घाटी, नल्लामलाई श्रेणी, चेयार श्रेणी या फिर पापाधनी श्रेणी, इसमें विस्तृत रूप से फैली हुई हैं। और बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, एस्बेस्टॉस तथा चूने के पत्थर जो है इस चट्टान में पाए जाते हैं। और धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा जो कुडप्पा चट्टानें हैं वो आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेटल जो पाया जाता है वो धारवाड़ में पाया जाता है, और प्रीसियस मेटल्स हैं, सोना जैसा मेटल्स धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। लेकिन कुडप्पा क्रम में संगमरमर, स्लेट, एस्बेस्टॉस, इस टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं उनसे कम महत्वपूर्ण है, इसलिए ये कम महत्वपूर्ण की चट्टान आप कह सकते हैं कि धारवाड़ से इसका महत्व कम है। अब हम बात करेंगे विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उसके बारे में। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं उसके बाद बनी हैं, और इनका जो निर्माण हुआ है वो जो जल में निक्षेपण होता है किसी अवसादों का, उसके कारण हुआ है। और विंध्य क्रम की जो चट्टानें वो गंगा के मैदान और दक्कन पठार के मध्य एक जल विभाजक का भी कार्य करती हैं। जैसे कि आप देखते हैं दक्कन का जो पठार है और गंगा का जो मैदान है, उनके बीच में एक जल विभाजक रेखा के रूप में ये विंध्यन क्रम की चट्टानें एक रोल प्ले करती हैं। और ये झारखंड के सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के जो चित्तौड़ क्षेत्र तक, उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक, जो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद है, वहाँ तक फैली हुई है। और इनकी जो अधिकतम चौड़ाई है वो आगरा और नीम के बीच में है। आगरा जो स्थान है और नीम जो स्थान है उनके बीच में सबसे अधिक इनकी चौड़ाई पाई जाती है। अब जैसे इसमें सांची का जो स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, सिकंदरा और फतेहपुर सीकरी जो बने हुए हैं, ये आप देखेंगे तो ये विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं उन्हीं में से जो पत्थर निकाले गए थे उन्हीं से इनको बनाया गया है। और इसी क्रम की चट्टानों की जो खानों से पन्ना तथा गोलकुंडा के जो हीरे हैं वो पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट में हीरे की खदान है, तो वो विंध्य क्रम की चट्टानों से ही हीरे का उत्पादन किया जाता है। और गोलकुंडा जो कि आंध्रा का एक पार्ट है, उससे भी हीरों का एक्सट्रैक्शन होता है। इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये विंध्यन क्रम की चट्टान है, जो कि यहाँ पे मध्य भारत के इसमें दिखाई दे रहा है। इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कुछ पार्ट ये भी हैं जहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इनके बारे में ये माना जाता है कि इनका जो निर्माण हुआ है वो जो पैलियोजोइक यानी कि प्राथमिक युग के कार्बोनिफेरस युग जो है वहाँ से शुरुआत होता है। इसके निर्माण इसका निर्माण क्रम जो है वहाँ से शुरू होता है। और जो मिसोजोइक यानी कि मध्य युग है, द्वितीयक युग है, उसके जुरैसिक पीरियड तक इसका निर्माण हुआ है। गोंडवाना क्रम में जो भ्रंशन और जो निर्माण कार्य चल रहा था उस समय प्राकृतिक रूप से जो भी पर्वत पहाड़ थे उनका निर्माण हो रहा था, और कुछ ऐसा था कि जंगलों में जो पेड़ पौधे थे वो ज़मीन के नीचे दबते गए, जिनके चलते आप देखेंगे कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें 90% कोयले का निक्षेपण इसी में मिलता है।
और ये चट्टानें परतदार हैं और इसमें आप देखेंगे तो मछलियों और रेंगने वाले जीवों के भी अवशेष पाए जाते हैं, क्योंकि उस समय जो निर्माण चल रहा था वो तमाम तरह के समुद्री जीव और पेड़ पौधे सभी इसमें दबते जा रहे थे, जिसके चलते उनका लास्ट में कोयले के रूप में वो आज हमें प्राप्त हो रहे हैं। इन चट्टानों का जो निर्माण है वो घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले जो पदार्थ हैं उनसे हुआ था, और जैसे दामोदर, राजमहल, महानदी और गोदावरी व उनकी जो सहायक नदियां हैं तथा कच्छ, काठियावाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान का जो सोन घाटी एवं महाराष्ट्र का वर्धा घाटी आदि में इन चट्टानों का जो सर्वोत्तम रूप है ना वो पाया जाता है, यानी कि इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोल पाए जाते हैं। आप देखेंगे इसमें जो कोल के एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट तो साउथ के डाउन साइड में जो तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है, लेकिन एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस इस टाइप के जो कोल हैं वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि दक्कन ट्रैप के बारे में। तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो मेसोजोइक महाकल्प के जो क्रिटेशियस युग है वहाँ इसमें इस टाइम पीरियड में इसका निर्माण हुआ है, और ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपको मैप में दिखाता हूँ, ये है दक्कन ट्रैप। ये आप जो क्षेत्र देख रहे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका का पार्ट और कुछ हद तक मध्य प्रदेश का पार्ट, कुछ हद तक इसमें आंध्र प्रदेश का भी कुछ पार्ट, ये मिलकर दक्कन ट्रैप यानी कि दक्कन का जो पठार है उसका निर्माण करते हैं। दक्कन पठार की एक विशेषता है कि यहाँ पे बहुत से वाटरफॉल्स भी पाए जाते हैं, जिसमें बहुत सारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाया गया है जिसके थ्रू बिजली उत्पादन किया जाता है। और दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, जैसा कि जो कपास और सोयाबीन की खेती या चने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है, तो ये दक्कन पठार में ही इस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय पठार के जो शेष भाग हैं उनमें जो लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू, सब्जियों का भी खेती की जाती है। तो ये रहा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम उत्तर भारत की जो विशाल पर्वतमाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उत्तर भारत में जो विशाल हिमालय है उसके निर्माण के बारे में 2-3 तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे कि एक जियोलॉजिस्ट थे कोबर, जिन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत, जिसे जियोसिनिकल थ्योरी कहते हैं, उन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। और एक जियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हैरी हेस, उन्होंने प्लेट विवर्तन की यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का उन्होंने प्रतिपादन किया था। तो दोनों के अनुसार ये था कि जैसा भूसन्नति का सिद्धांत है तो उसमें ये माना गया था कि पहले जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो 2 तरह के भूखंड थे, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में टेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था। और फिर उस टेथिस सागर में अपरदन होता गया अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड का, और वहाँ पे एक अवतलन हुआ निक्षेपण का, और जिसके चलते हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये रहा उनका भूसन्नति का सिद्धांत। और फिर जो हैरी हेस थे जियोलॉजिस्ट, उनका जो प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और वो खिसकते 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 इधर आया और तिब्बत के पठार से टकरा के, और फिर एक तरह से दबाव के चलते जो इसका खिसकाव है वो उत्तर की तरफ होता गया, और जिसके चलते ज़मीन ऊपर उठती गई, और जिस तरह से आज आप हिमालय का देख रहे हैं स्वरूप, उस तरह से इसका निर्माण होता चला गया। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हिमालय को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है ग्रेटर हिमालय, और दूसरा है मिड हिमालय जिसको लघु हिमालय बोलते हैं, और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो इसमें जो ग्रेटर हिमालय यानी कि जो बृहद हिमालय है उसका निर्माण जो टाइम पीरियड है वो सिनोजोइक पीरियड में शुरू हुआ, और इयोसीन व ओलिगोसीन पीरियड में इसका निर्माण पूरा हो गया। और दूसरा जो है लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसको हम बोलते हैं, वो मियोसीन पीरियड में इसका बनना शुरू हुआ, और उसी में इसको कंप्लीट भी माना जाता है। और फिर बात करते हैं कि जो शिवालिक हिमालय है जो कि सबसे दक्षिण दिशा में है। आप ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक हिमालय को उत्तर से दक्षिण की तरफ भी क्रम में मान सकते हैं, और ये है भी ऐसा ही। और शिवालिक का जो निर्माण हुआ था वो प्लियोसीन पीरियड में हुआ था। और फिर बात करते हैं हम कि जो नियोजोइक महाकल्प है, इसमें अभी भी शिवालिक हिमालय और मिड हिमालय का निर्माण कार्य चल ही रहा है। हिमालय में आप अभी भी देखेंगे कि वो एक तरह से अभी भी निर्माण के ही दौर में चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो भूकंप आते हैं, और हमेशा ये माना जाता है कि हिमालय का
जो ऊंचा सबसे ऊंचा पार्ट है वो थोड़ा बहुत अभी भी ऊपर उठता हुआ ऐसा माना जा रहा है। फिर हम बात करते हैं उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसको भी हम कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे कि राजस्थान के मैदान, और इसको उत्तर भारत यानी कि पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है, और फिर हम बात करते हैं गंगा का मैदान, जो कि गंगा दोआब क्षेत्र जिसको बोला जाता है वो भी है, और जो यमुना का बाएं साइड का पार्ट है इसका भी कुछ क्षेत्र इसमें आता है। भारत के जो विशाल मैदान है इसमें एक अविश्वसनीय रूप से समतल स्थलाकृति जिसमें मुश्किल से दिखाई देने वाला ढलान है वो दिखाई देता है, और ये राहत सुविधाओं में थोड़ी भिन्नता के साथ सजाती सतहें हैं। यह क्षेत्र हिमालयी नदियों के निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा ही बना हुआ है, क्योंकि जो गंगा यमुना ये सब नदियाँ आ रही हैं इनके द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी आ रही है उसके निक्षेपण से ही यहाँ पे बनता है, और ये निक्षेपण ये माना जाता है कि लगभग 2000 मीटर तक गहराई तक इसका निक्षेपण हुआ है। और ये फिर मिट्टी जो आएगी वो तमाम तरह के अलग अलग प्रदेशों का निर्माण करता है, जैसे भाबर प्रदेश, तराई, भांगर, खादर, डेल्टा मैदान। तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि डेल्टा क्या है, भाबर प्रदेश क्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है, तो इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। बाकी फिर राजस्थान का जो क्षेत्र है वो अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है, और जो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, और इसमें कई नदियां ऐसी हैं जो कि सूखे तल का निर्माण करती हैं, जैसे कि आप देखते हैं लूनी नदी हो गई और सरस्वती नदी, ये सब आके यहाँ पे सूख गई हैं। और फिर हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा के बारे में, तो ये मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों को कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित विस्तार को गोमती, गंधक, गंगा, घाघरा, यमुना नदियों द्वारा विच्छेदित रोहेलखंड मैदान कहा जाता है, और यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक लगभग 650 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व तक लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती हैं। इन मैदानों का निर्माण सतलज, ब्यास, रावी नदियों के निक्षेपण से हुआ है, और इन मैदानों की जो प्रमुख स्थलाकृतिक विशेषताएं ब्लफ हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से धाया कहा जाता है, जो 3 मीटर या उससे अधिक ऊंचा है। खादर बेल्ट को बेट के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से पंजाब हरियाणा के मैदानों को उप विभाजित किया जाता है, जैसे बारी दोआब, विष्ट दोआब, मालवा का मैदान, इस तरह से अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करके भी पढ़ा जाता है। बाकी हम गंगा के मैदान के बारे में पढ़ेंगे तो गंगा का मैदान पश्चिम में यमुना बेसिन और पूर्व में बांग्लादेश की सीमा के बीच स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1400 किलोमीटर चौड़ा और उत्तर से दक्षिण तक औसतन 300 किलोमीटर की चौड़ाई में इसका पूरा बसाव है। तो लगभग हम लोग आज भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको अभी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें उत्तर है पापाधानी। और फिर खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? तो मैंने वीडियो में आपको बताया था धारवाड़ क्रम में सोना और मैग्नीशियम, तांबा इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, तो इसका उत्तर होगा धारवाड़ क्रम। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है? तो आपको मैंने बताया था गोंडवाना क्रम जो है वो इसमें 90% कोयला इसी में पाया जाता है, तो इसका उत्तर हुआ गोंडवाना। फिर भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं, तो ये अरावली क्षेत्र में इसकी चट्टानें पाई जाती हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन है, हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है? तो जैसा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि प्लेटों का अभिसरण, इसमें आप आंसर में आप देखेंगे कि जो ऑप्शन दिया गया है प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में, हिमालय की युवावस्था के संदर्भ में, कमज़ोर चट्टानों के संदर्भ में, तो ये आप प्लेट विवर्तनिकी नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेटों का अभिसरण यानी कि प्लेट का जो खिसकाव हो रहा है उसके चलते भूकंप आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। फिर हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन में, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? तो आप लोग जैसे पढ़े थे कि धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ये इसके सही क्रम है। धारवाड़ से पहले का अगर आप लिखेंगे तो जो आप प्री कैम्ब्रियन वाला पढ़े थे आर्कियन चट्टान, वो इसका फर्स्ट होगा, उसके बाद धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना इस क्रम में, तो इसका सही उत्तर हुआ डी। सातवां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो कोंकण तट समुद्रातिक्रमण से प्रभावित है, जो कि सही है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना पत्थर से हुआ है, बिल्कुल सही है। और फिर तीसरा है अरावली पर्वतमाला उत्तर के बृहद मैदान से महान सीमा भ्रंश द्वारा पृथक होती है, बिल्कुल सही है। और फिर बात आती है शिवालिक और गंगा द्रोणी के बीच की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है, जो कि गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? डी। 8वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में क्या दिया गया है? दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा, ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप। और सूची 2 में क्या दिया गया है? उत्तर नूतन, प्री कैम्ब्रियन, क्रेटेशियस, आदि नूतन कैम्ब्रियन एंड 5वां है अत्यंत नूतन। तो इसका जो ए का यानी कि दक्कन ट्रैप जो है, ये कहाँ से इसका संबंध है? तो आप देखेंगे क्रिटेशियस पीरियड में इसका निर्माण हुआ था और क्रिटेशियस से आदि नूतन तक। और फिर अगर आप भी देखेंगे पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट क्या है? उत्तर नूतन। इसका संबंध किससे है? उत्तर नूतन से। फिर अरावली, अरावली का किससे संबंध है? प्री कैम्ब्रियन एरा से। फिर बात करते हैं नर्मदा और ताप्ती, डी जो है, इसका संबंध किससे है? तो 5वां अत्यंत नूतन, इससे इसका संबंध है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? बी। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तालचीर क्रम की चट्टानें हिमाच्छादन से प्रभावित हैं, सही है। मुख्य केंद्रीय उत्क्रम भ्रंश लघु हिमालय को बृहद हिमालय से पृथक करता है, बिल्कुल सही है। और हिमाच्छादन के सबसे प्राचीन प्रमाण विंध्यन क्रम से संबंधित हैं, बिल्कुल सही। फिर डी है अरावली और विंध्यन पर्वतमालाओं का सम्मिलन स्थान मुख्य सीमांत भ्रंश है, जो कि गलत है। मुख्य सीमांत भ्रंश जो है ये हिमालयी क्षेत्र में है, न कि अरावली और विंध्यन क्षेत्र में। तो ये जो कथन है वो असत्य है। तो आंसर क्या हुआ? डी। एक जानकारी और आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जो ग्रेटर हिमालय है और जो मध्य हिमालय है, इनको अलग कौन करता है? तो इनके बीच में जो अलग करने वाली एक तरह से जगह है या थ्रस्ट जिसको बोल सकते हैं, वो उसको हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि उत्तर से लेके दक्षिण, जैसे ग्रेट हिमालय सबसे उत्तर में, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय आता है। तो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के को जो अलग करता है वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और जो लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय को अलग करता है, जो सीमांत दरार जिसको बोलते हैं, जो कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है, उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक को जो अलग करती है वो है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जो कि डाउन साइड में हिमालय शिवालिक के बाद में पड़ता है, उसको उसके बीच और शिवालिक के बीच का जो फॉल्ट है उसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। फिर आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो इसमें जो भी 4 तथ्य दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं। ये अत्यधिक वलित रूप में है, ये एक असत्य कथन है। तो आप इसको देखिए। 11वां क्वेश्चन, भारत में गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कथन क्या है? गोंडवाना चट्टानों का निर्माण पराविंध्यन युग में हुआ। यह देश में सबसे पुरानी परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यंत ही धात्विक चट्टानें हैं। इनमें कोयले का बृहत निक्षेप है। तो इसमें आप देखेंगे कि गोंडवाना चट्टानों का निर्माण पराविंध्यन युग में हुआ, ये सही है। और इसमें कोयला 90% कोयला जो है इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हुआ 1 और 4 सही है। फिर आता है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या है? भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है। तो ये छोटा नागपुर और डेक्कन, जो दक्कन का पठार सदृश इसकी संरचना है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आद्य कल्प में भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई थी। तो आप ये मान के चलिए कि ये आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कहीं कभी भी पूछा जा सकता है। तो बिहार की डालमा पहाड़ियाँ जो हैं, ये पहली ज्वालामुखी यहाँ पे आद्य कल्प में घटित हुई थी। फिर 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिणी भारत के बिल्कुल भी संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल भी संबंधित कौन सा नहीं है? एओजोइक, एजोइक, सिनोजोइक, पेलियोजोइक। तो ये फेनरोजोइक, ऐसा कोई कालखंड है ही नहीं, ये एक तरह से काल्पनिक नाम दिया गया है। तो ये इससे संबंधित नहीं है। फिर बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है वो दामोदर घाटी में पाई जाती है। और दक्कन ट्राइब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुआ, ये कथन ही असत्य है, पहला ही असत्य है। और फिर आता है कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम बताइए।
तो आपको जैसे मैंने बताया था कि उत्तर से दक्षिण, तो पहला क्या है, डेक्कन डेक्कन ट्रैप और कालानकुरम, सॉरी ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि डेक्कन ट्रैप पहले है, क्योंकि ये हिमालय के निर्माण से पूर्व का है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार में आता है। तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण पहले ही हो चुका था। तो डेक्कन ट्रैप, फिर सेकंड है पूर्वी घाट, और फिर थर्ड इसका आंसर जो है वो ऐसा रहेगा कि 1 2 3 4, अरावली का निर्माण पहले हुआ था, फिर पूर्वी घाट का निर्माण, फिर डेक्कन ट्रैप एंड फिर हिमालय का निर्माण हुआ था। 18वें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है चित्रदुर्ग और शिमोगा। शिमोगा और आपको मैंने बताया था जो बेल्लारी है कर्नाटक का, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए फेमस है। तो इसमें चित्रदुर्ग और शिमोगा जो है वही सही उत्तर होगा। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ, तो ये जुरैसिक टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो नवीनतम है। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर, और लगभग आपको हमने कवर कर दिया है भारत की जो भौगोलिक स्थिति या भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक इस चीज़ के बारे में पता चला होगा। और बाकी आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, इसके बारे में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग अपने सुझाव दीजिए। अगर मुझे कुछ और लगता है कि सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोग अपने सुझाव दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसको और सुधारूँ। धन्यवाद।